वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा एक और नए वीडियो के साथ, और वीडियो है बहुत ही वैल्यूएबल क्योंकि आप कर रहे हैं अगर किसी कंपटीशन की तैयारी यानी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। कुछ वर्क्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे जो कि आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, नेम आप देख लीजिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आपसे चाहिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस, आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो वर्क हम उठा रहे हैं वो है ए लेटर टू गॉड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं पहले। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइटर इन राइटिंग दिस वर्क? ओके, तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ से चूज करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने इस तरीके से एग्जाम में दिए हुए होते हैं, आते हैं जब एमसीक्यूज बेस्ड आप पेपर देते हैं। तो देखिए, आपने इस वर्क को अगर नहीं पढ़ा है, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आपने इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरे वर्क को नहीं देखा, आपके पास में टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो भी अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो इस वर्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए पहले हम फोकस करते हैं इसी चीज के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो प्राइमरी पर्पस बताना है हमें राइटर का जब उसने इसे लिखा ए लेटर टू गॉड को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि राइटर के माइंड में ये था कि वो अनवेवरिंग जो फेथ होता है, अनवेवरिंग जो फेथ है उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे, यानी इस थीम को एक्सप्लोर करना चाहते थे। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा डी, टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ अनवेवरिंग फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वर्क पर बेस्ड है, क्योंकि हम पहले इसी वर्क को लेके चल रहे हैं ना। क्या रैंडम अगर अपन क्वेश्चंस डाल देते ना तो थोड़ा घोचपोच सा हो जाता, तो एक एक वर्क को उठाएंगे, ठीक है। व्हाट डज द मेटाफर रेन ड्रॉप्स आर न्यू कॉइन्स सिग्निफाई इन द स्टोरी? ये जो मेटाफर है क्या मतलब है? इस कहानी के अगर बिहाफ से हम देखें तो इस मेटाफर का क्या मतलब है? रेन ड्रॉप्स आर न्यू कॉइन्स, जो हमारा वर्क है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका मतलब है द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रेन फॉर लेंचोज क्रॉप। बिकॉज लेंचो जो है वो क्या है, वो क्रॉप पर ही तो बेस्ड है, उसकी पूरी आजीविका, वो एक किसान है। तो यह करेक्ट आंसर क्या होगा? द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रेन फॉर लेंचोज क्रॉप्स। हाउ डज लेंचोज कैरेक्टर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ द फेथ? जो लेंचो का जो कैरेक्टर है वो कैसे इलस्ट्रेट करता है इस थीम ऑफ फेथ को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि ही ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली, भगवान पर पूरे तरीके से विश्वास करता है। तब तक विश्वास करता है, मतलब इवन व्हेन रिसीविंग लेस मनी, उसे मतलब कम पैसा भी मिलता है ना, तब तक भी वो भगवान पर भरोसा करता है। मतलब हमेशा स्टार्टिंग कहानी की होती है तब से लेके एंड तक आप यही देखेंगे कि वो भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आयरनी इन लेंचो अक्यूजिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ऑफ बीइंग अ बंच ऑफ क्रुक्स? विडंबना बतानी है आपको कि विडंबना क्या हुई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि उन लोगों ने कलेक्ट किया, दे कलेक्टेड द मनी आउट ऑफ काइंडनेस। हाँ, द करेक्ट आंसर इज बी। What is the irony in Lenchos accusing the post office employees of being a bunch of crooks? जबकि मतलब कम पैसा आया ना, तो लेंचो ने क्या सोचा? लेंचो ने सोचा कि भगवान ने तो पैसा पूरा भेजा है। कहानी कुछ इस तरीके से थी ना कि एक किसान है और बारिश नहीं हुई, उसकी फसल जो है खराब होने वाली थी, पैसा नहीं बचा था फसल दोबारा से बोने के लिए, भगवान से मदद मांगता है पैसे के लिए, पोस्ट ऑफिस में लेटर डालता है भगवान को। मतलब कुछ इस तरीके से डिटेल से आप कहानी पढ़ सकते हैं, अपने पढ़ क्या सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करी है मैंने इस कहानी को पिक्चर्स की हेल्प से, तो आप देख सकते हैं। अपने वीडियो जो अपना चैनल है उसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। उसमें क्या होता है कि जब वो भगवान को लेटर लिखता है ना, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पोस्ट मास्टर खोल के देखता है लेटर तो इमोशनल हो जाता है, और सारे के सारे एम्प्लॉयज मिलकर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। अब पैसा उतना नहीं होता जितना वो मांगता है, वो कम होता है। तो क्या सोचता है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने शायद पैसा रख लिया होगा, भगवान ने तो पूरा ही भेजा होगा, यानी इतना फेथ था उसे भगवान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट व्हाट डज द वर्ड एमिएबल मीन व्हेन डिस्क्राइबिंग द पोस्ट मास्टर? एमिएबल का मतलब क्या है? एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, गुड नेचर्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? यस, सी। नेक्स्ट इज व्हाई डज द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड? पोस्ट मास्टर ने लेटर साइन किया था, है ना, साइन किया था ना एज अ गॉड। व्हाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? टू मेंटेन लेंचोज बिलीफ।
लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए कि भगवान जो है ना जिंदा है, यानी जो पोस्टमास्टर है वो साइन करता है लेटर पे एज गॉड, गॉड लिखता है, टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, भगवान के अंदर विश्वास जिंदा रखने के लिए। व्हेन ही रीड्स लेंचोस लेटर ही मूव्ड बाय लेंचोस ट्रस्ट एंड डजंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम एक्चुअली। नेक्स्ट, व्हाट डज द हेल स्टॉर्म सिंबलाइज इन द स्टोरी? इस कहानी के अंदर जो हेल स्टॉर्म आता है वो क्या सिंबलाइज करता है? देखिए, इस कहानी के अंदर हेल स्टॉर्म वही सिंबलाइज करता है जो अगर हम वैसे भी एक कॉमन पर्सन की तरह अगर कहानी को ध्यान में आप नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप हेल स्टॉर्म जो है ऑप्शंस को पढ़िए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है और वाकई में वो करेक्ट है। देखिए, हेल स्टॉर्म की अगर बात की जाए तो हेल स्टॉर्म तूफान की बात हो रही है तो प्रॉस्पेरिटी तो हो नहीं सकती ना। डिवाइन पनिशमेंट को लेकर थोड़ा सा आपके माइंड में जरूर आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिवाइन पनिशमेंट हो, पर नहीं, डिवाइन पनिशमेंट इसका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि स्टॉर्म जो है एक नेचुरल एलिमेंट है, नेचर का एलिमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी, ह्यूमन ग्रीड भी नहीं है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के बारे में आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते भाई, अचानक कुछ भी हो सकता है। बिजली गिर जाना, बिजली का कड़क जाना, तूफान आ जाना, बवंडर आ जाना, भूकंप आ जाना, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। What is Lencho's primary motivation for writing a letter to God? Lencho's primary motivation, तो पहले उसको किस चीज से मिली है ना, मोटिवेशन किस चीज से मिली उसको कि टू रिक्वेस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज हाउ डज द पोस्टमास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोस लेटर रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ ह्यूमन काइंडनेस? ह्यूमन काइंडनेस का ही तो इशू है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी कहानी जो है वो ह्यूमन काइंडनेस के ऊपर ही और फेथ के ऊपर ही, यानी गॉड के अंदर फेथ और ह्यूमन काइंडनेस इसी के इर्द गिर्द घूमती है। करेक्ट आंसर इज बी। ही ऑर्गेनाइजेज ए कलेक्शन टू हेल्प लेंचो। इन द सेंटेंस लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, यहाँ सोल जो है किस चीज के ऊपर जोर देती है? इन सोल का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है उसके इसका करेक्ट आंसर होगा A, his deep emotional despair. The correct answer is his deep emotional despair. Next is, what does Lencho's letter to God reveal about his worldview? What does Lencho's letter to God reveal about his worldview? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C. He sees God as a tangible helper, है ना? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? C. Next is, why does the postmaster laugh at Lencho's letter initially? पहले शुरू में पोस्टमास्टर हंसता है लेंचो का लेटर पढ़ के, क्योंकि इस तरीके का कोई लेटर अगर आपके सामने आएगा कि भगवान को किसी ने लेटर लिखा है और वो पोस्ट ऑफिस में डाला है और कहीं आपके सामने आया पोस्टमास्टर के रूप में, मान लीजिए आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपके सामने आएगा तो आपको भी हंसी आएगी एक बार के लिए तो। लेकिन होता क्या है कि ही फाइंड्स लेंचोस फेथ अम्यूजिंग। उसको क्यों आती है हंसी? क्योंकि वो ये देखता है कि देख कितना ज्यादा इसको भगवान के अंदर भरोसा है कि उसमें लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डालेगा और पोस्टमास्टर जो है वो भगवान को लेटर दे देगा। इन द फ्रेज ए प्लेग ऑफ लॉक्टस, व्हाट डज प्लेग एम्फसाइज? प्लेग का मतलब क्या है? प्लेग आप जैसे तो जानते हैं एक महामारी होती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर भी इसी से रिलेट करता हुआ ही है, दैट इज ए डिवास्टेटिंग डिजास्टर, डिवास्टेटिंग डिजास्टर। हाउ डज द पोस्टमास्टर एक्शन रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ एम्पैथी? The correct answer is C. He collects money to help Lencho, है ना? Next question, what is the effect of Lencho's unwavering faith on the story tone? Lencho's unwavering, बिल्कुल हिलता नहीं है उसका फेथ, विश्वास जो है ना वो ऐसा कैसा बना रहता है। तो ये क्या चीज कैसा इफेक्ट डालती है स्टोरी के अंदर, स्टोरी की टोन कैसी बना देती है? एक्चुअली ये एक लेयर, ट्रेजिक आयरनी का एक लेयर बना देती है। इट एड्स ए लेयर ऑफ ट्रेजिक आयरनी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब 15 क्वेश्चन हमने इस वर्क के लिए हैं। नेक्स्ट वर्क टेकअप करते हैं, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज नेल्सन मंडेलाज पर्पस इन डिस्क्राइबिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू हाईलाइट द टर्म ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर भी अवेलेबल है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ना, आपके इसी चैनल के ऊपर सारे वर्क्स अवेलेबल है। आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में है, मतलब
लेटे हैं, बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी हैं, आप सिर्फ सुनेंगे ना तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को जैसे ही आप सुन लेंगे तो ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर्स की हेल्प से बहुत मेहनत करके वीडियो तैयार करें हैं। सारी की सारी स्टोरीज, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको चैप्टर का समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में आप ये क्वेश्चन करो, फिर देखो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the term a rainbow gathering symbolize in Mandela's speech? 17 क्वेश्चन का आंसर है A. Unity of diverse races and nations. A is the correct answer. आगे बढ़ते, How does Mandela's character reflect resilience? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि he remains hopeful despite year of imprisonment. कई सालों तक इनको सजा हुई थी, लेकिन फिर भी कैसे बने रहे? होपफुल बने रहे, आशावादी बने रहे। What is the extraordinary human disaster Mandela refers to? Extraordinary human disaster. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the apartheid system. अपार्थाइड सिस्टम जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। यानी अपार्थाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो जैसे रंग भेद, रेस, नस्ल, जो नस्ल से रिलेटेड जैसे भेदभाव करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ना अपार्थाइड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बिकॉज इट कॉज्ड इमेंस सफरिंग थ्रू रेशियल ऑपरेशन। जो जातिवाद से या रंग भेद से रिलेटेड होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। इन कंटेक्स्ट व्हाट डज एमांसिपेशन मीन इन मंडेला स्पीच? एमांसिपेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डी, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। जो रेस्ट्रिक्शन है उनसे आज़ादी। तो देखो क्वेश्चन को के ऊपर अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, आंसर्स के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। 150 क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए तैयार हुआ है। अगर एक एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो अपन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी आप लोगों से कि जो जो वर्क्स आपने यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए कलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उन सभी को आप इसी चैनल के ऊपर वॉच कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को डालिए, अपने इस चैनल का नाम डालिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। वाई डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन? वाई डज? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर देयर रोल इन एंडिंग अपार्थाइड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आइडियल डज मंडेला सेट फॉर साउथ अफ्रीकाज फ्यूचर? आइडियल साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 सेकेंड का, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन एंड पॉवर्टी। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द मिलिट्री डिस्प्ले ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सिंबलाइज? व्हाट डज द मिलिट्री डिस्प्ले? मिलिट्री, ध्यान रखिएगा, अगर आपने वीडियो वॉच किया है तो आपको याद आ गया होगा, लॉयल्टी टू द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज हाउ डज द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ यूनिटी? दो नेशनल एंथम थे, तो इट सिंबलाइज रिकंसिलिएशन बिटवीन रेसेस। नेक्स्ट इज इन द फ्रेज कन्फर ग्लोरी एंड होप, व्हाट डज कन्फर मीन्स? कन्फर का मतलब क्या है? इस फ्रेज के अंदर कन्फर का मतलब है टू बेस्टो। नेक्स्ट इज व्हाट डज मंडेलाज रेफरेंस टू आउटलॉज सिग्निफाई? व्हाट डज मंडेलाज रेफरेंस टू आउटलॉज? आउटलॉज की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द ANC स्टैचूज अंडर अपार्थाइड। ANC की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। व्हाई डज मंडेला एम्फेसाइज नेवर अगेन इन हिज स्पीच? नेवर अगेन बोला है ना उन्होंने, तो अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने नेवर अगेन बोला है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू प्लेज एन एंड टू ऑपरेशन। नेक्स्ट इज इन कंटेक्स्ट व्हाट डज बिसाइड मीन इन मंडेलाज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सराउंडेड क्लोजली। A is the correct answer. Next, how does the theme of reconciliation manifest in the inauguration? Question number 29 के अंदर क्या कहना चाहते, कैसे, मतलब इस थीम को अगर आप बताएं तो कैसे बता सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रू द यूनिटी ऑफ डाइवर्स ग्रुप। थ्रू द यूनिटी ऑफ डाइवर्स ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग इन द सेरेमनी? सिग्निफिकेंस बतानी है आपको। नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो है सेरेमनी के अंदर यूज किया गया था, तो उसका क्या है? इट सिंबलाइजेज नेशनल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ओके, तो इस तरीके से हमने इस वाले वर्क को भी कंप्लीट किया। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ से टेकअप करे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना वर्क रहेगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक।
देखिए, व्हाट इज एन फ्रैंक्स पर्पस इन राइटिंग हर डायरी? एन फ्रैंक का पर्पस बताना है आपको। वर्क अगर आपने देख लिया, समझ लिया, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देख लिया, समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो अवेलेबल है आपके इसी चैनल के ऊपर। वर्क डालिए, आपके चैनल का नाम डालिए और वीडियो वॉच कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, आप आराम से उनको देख सकते हैं, सुनते सुनते समझ में आ जाएगा सब कुछ, और उसके बाद कर लीजिए ये वाले क्वेश्चंस। बस प्रिपरेशन है ना, फुल हो जाएगी आपकी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सप्रेस हर पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स, ये था मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फैमिली डायनामिक्स रिवील अबाउट हर करेक्टर? क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर है, शी इज ऑब्जर्वेंट एंड रिफ्लेक्टिव। What is the significance of Anne naming her diary Kitty? Kitty है ना, वर्क आपने मेरे साथ में पढ़ा है ना, तो आपने ध्यान किया होगा, मैंने बताया था ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है, इट पर्सोनिफाइज द डायरी एज ए फ्रेंड। नाम इसलिए रखा था उसने, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ए। हाउ डज द थीम ऑफ आइसोलेशन, हाउ डज द थीम ऑफ आइसोलेशन मैनिफेस्ट इन एनेस डायरी? Correct answer is through her physical confinement in the secret annex. Next is, in context, what does reproach mean when Anne mention her mother's reproaches? तो इसका correct answer क्या होगा? इसका correct answer है B, criticism. Next is, why does Anne feel misunderstood by those around her? Because her introspective nature clashes with others' expectations is the correct answer. What does Anne's focus on writing reveal about her coping mechanism? Coping mechanism की अगर बात करें तो क्या होगा कि she uses it to escape reality. Next question is, how does Anne humor contribute to the tone of her diary? Because it balances the tragic circumstances with reliance. What is the author's purpose in including Anne conflicts with her mother? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, टू शो द यूनिवर्सल स्ट्रगल्स ऑफ अडोलसेंस, है ना। यूजुअली हो भी जाता है, जैसे आप अडोलसेंस एज के अंदर जाते हो। इन द फ्रेज ए बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, व्हाट डज कॉन्ट्राडिक्शन इंप्लाई अबाउट एन? कॉन्ट्राडिक्शन की अगर बात करें तो अपन उसका कॉम्प्लेक्स, हर कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्लिक्टिंग इमोशंस इज contradiction याद रखिएगा। C is the correct answer. Why does Anna describe her school experience in detail? Because to reflect on her social interactions, इसलिए school experience को reflect करती है ना। What does the phrase paper has more patience imply? इसका मतलब क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसकी डायरी एक क्या है? नॉन जजमेंटल लिसनर है, वो जो चाहे वो लिख सकती है, कोई जजमेंटल इश्यूज नहीं आएंगे, कोई जजमेंट नहीं करेगा, कोई जज नहीं करने वाला, उसको ध्यान से सुनेगी उसकी डायरी से, यानी जो उसका मन में है वो लिख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एनेस टोन वेरी इन हर डायरी एंट्रीज? अलग अलग क्यों होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है कि इट शिफ्ट्स बिटवीन ह्यूमर एंड मेलैंकोली, है ना, कभी ह्यूमर तो कभी उदासी। What is the significance of Anne's self-description as a bundle of contradiction? Significance क्या है इस बात का? इसका significance क्या है कि it highlights her complex personality. Next is, how does the theme of hope manifest in Anne's diary? Actually, the correct answer is through her belief in human goodness. Yes, the correct answer is D. तो इस तरीके से ये वाला वर्क भी हमने 15 क्वेश्चन के अंदर कवर अप कर लिया। नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिसविल द ओटर। मिसविल द ओटर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेविन मैक्सवेल जो है उनका पर्पस क्या है मिसविल के बारे में लिखने पे? क्या पर्पस है उनका इसके अंदर? एक्चुअली टू शेयर हिज यूनिक बॉन्ड विद एन ओटर, ऑटर के साथ में उनका जो यूनिक बॉन्ड है उसको शेयर करना चाहते हैं, दैट इज पर्पस। हाउ डज मिसविल प्लेफुल बिहेवियर रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ कंपेनियनशिप? क्वेश्चन नंबर 47 का मतलब है, इट फोस्टर्स अ डीप बॉन्ड विद मैक्सवेल। व्हाट डज मैक्सवेल्स डिसीजन टू टेक मिसविल टू लंदन रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? द करेक्ट आंसर इज ही इज डीपली अटैच्ड टू मिसविल। Next is, what is the significance of Miswell's interaction with the airplane staff? लेके जाता है ना, हाँ आपने पढ़ा है इस वर्क को मेरे साथ में, तो ध्यान होगा ना, वो एक
पिक्चर की हेल्प से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट हाईलाइट्स हिज अडेप्टेबिलिटी टू न्यू एनवायरमेंट्स, हिज अडेप्ट, है ना। तो इस पर ध्यान देना है आपको। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट व्हाट डज डेक्स्ट्रिटी मीन व्हेन डिस्क्राइबिंग मिसबिल एक्शन? तो करेक्ट आंसर है इसका स्किल एंड एगिलिटी। स्किल एंड एगिलिटी, ये जो वर्ड है ना डेक्स्ट्रिटी, इसके बारे में बताऊं तो मिसबिल एक्चुअली स्किलफुल है एंड निम्बल, मतलब कह सकते हो आप मूवमेंट जो है ना उसके निम्बल है। लाइक व्हेन ही टर्न्स ऑन टैप्स और प्ले विद ऑब्जेक्ट, तो उसके निम्बल्स मतलब मोमेंट्स रहते हैं। इट हाईलाइट्स हिज क्लेवरनेस, यू कैन से क्विकनेस, यू कैन से, विच मेक हिम फैसिनेटिंग टू वॉच। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इसको। व्हाई डज मैक्सवेल डिस्क्राइब मिसबिल्स हैबिट इन डिटेल? क्यों डिस्क्राइब करते हैं? टू शोकेस मिसबिल्स यूनिक पर्सनैलिटी, दैट्स वाई। व्हाट डज द ऑटर सिंबलाइज इन द स्टोरी? ऑटर के लिए अगर बात करें तो फ्रीडम एंड वाइल्डनेस। हाउ डज द थीम ऑफ ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग मैनिफेस्ट इन द स्टोरी? ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग मैनिफेस्ट इन द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है थ्रू मिसबिल्स लॉयल्टी एंड अफेक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। इन द फ्रेज, देखिए आपको लग रहा होगा ना कि मतलब क्वेश्चन फिर आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। बिल्कुल, मैंने फिर से आपको बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 150 क्वेश्चंस का है रहेगा ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर अपन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझने लगेंगे तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वापस से आपसे कि अगर आपको क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से समझना है, आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझने हैं, मुझे रटने नहीं है, मुझे अपने आप से आने चाहिए, तो जो रिलेटेड वर्क्स हैं उनके वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपकी इसी चैनल के ऊपर। आप वीडियो देख सकते हैं, जिस भी टॉपिक को देखना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम डालकर आपके इस चैनल इजी लिटरेरी लेसन का नेम डालना है। नेम डालते ही सेम आपके सामने आ जाएगा और आप इसे कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है, फ्रेज का मतलब क्या है? इस फ्रेज का क्या मतलब है? इस फ्रेज का मतलब है एंस्लेवमेंट और डिवोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज मैक्सवेल्स टोन व्हेन डिस्क्राइबिंग मिसबिल एंटिक्स? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया अम्यूज्ड एंड अफेक्शनेट। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज मिसबिल्स लव फॉर वाटर सिंबलाइज? व्हाट डज मिसबिल्स लव फॉर वाटर? हिज कनेक्शन टू हिज वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स। Next is, why does Maxwell describe the otter species as unknown to science? क्यों? Because to highlight the rarity of the species. In context, what does aloof means when describing Misbill's initial behavior? Distant and reserved. The correct answer is distant and reserved. How does the theme of adaptation manifest in the story? Theme of adaptation. थीम ऑफ अडेप्टेशन की अगर बात करें तो आप कैसे बता सकते हैं? थ्रू हिज एडजस्टमेंट टू मैक्सवेल होम। मिसबिल का जो एडजस्टमेंट है वो, सॉरी थोड़ा तबीयत खराब सी हो रही है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैक्सवेल्स ह्यूमरस टोन? मैक्सवेल्स ह्यूमरस टोन इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट एंडियर्स मिसबिल टू द रीडर। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज मैक्सवेल्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसबिल्स बाथ टाइम एंटिक्स रिवील अबाउट द थीम ऑफ जॉय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट हाईलाइट्स द सिंपल प्लेजर्स इन देयर बॉन्ड। अब मैडम राइट्स द बस को ले लेते हैं, यानी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे वो इस वर्क से लेंगे, मैडम राइट्स द बस। देखिए, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन टेलिंग वलीज स्टोरी? तो ऑथर का पर्पस आपको बताना है वली की स्टोरी बताने के लिए। तो क्या पर्पस है? पर्पस है टू एक्सप्लोर ए चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंस। एक छोटी सी बच्ची है इसके अंदर, कहानी को देखिएगा जरूर। हाउ डज वलीज कैरेक्टर एम्बॉडी द थीम ऑफ मैच्योरिटी? छोटी सी बच्ची और बहुत मैच्योरिटी वाला सा सीन दिखाते हैं इसके अंदर। एक्चुअली शी प्लान्स हर बस राइड, अपने आप बस राइड को प्लान करती है, बहुत छोटी सी बच्ची है। आप देखिएगा इस स्टोरी को, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये कहानी, और पिक्चर्स की हेल्प से इसको डेवलप किया है स्टोरी को। व्हाट डज द डेड काउ सिंबलाइज फॉर वली?
डेड काउ किस चीज का सिंबलाइज करती है, किस चीज को सिंबलाइज करती है? द हार्श रियलिटी ऑफ डेथ। सड़क के ऊपर पड़ी हुई होती है साइड, मरी हुई एक गाय, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? व्हाई डज वली रिफ्यूज द कंडक्टर्स ऑफर ऑफ अ ड्रिंक? कंडक्टर उसको ऑफर करता है। तो ये कहानी मैं तो इसलिए भी कहूंगी, आपके छोटे भाई बहन है तो उनको भी जरूर दिखाना। एक्चुअली इससे ना एक मॉरल भी मिलता है आपको, अगर बस में आप सफर कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शी लैक्स मनी एंड प्राइड, ए इज द करेक्ट आंसर। इन कंटेक्स्ट व्हाट डज हॉटिली मीन्स व्हेन वली स्पीक टू द कंडक्टर? क्वेश्चन नंबर 66 जो है, इसके अंदर क्या चीज बताना चाह रहे हैं वो, कि ये जो है हॉटिली, इसका क्या मतलब है? जब कंडक्टर से वो बात करती है उसका मतलब क्या है? एरोगेंटली। नेक्स्ट इज व्हाट मोटिव्स वली टू अंडरटेक द बस राइड? मोटिव ए लॉन्गिंग फॉर एडवेंचर, अगली को पसंद था एडवेंचर, है ना। हाउ डज द कंडक्टर प्लेफुल टोन अफेक्ट वलीज एक्सपीरियंस? इट एनहांसेस हर एंजॉयमेंट, उसका जो एंजॉयमेंट है ना उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वलीज सीक्रेसी अबाउट हर बस राइड रिवील अबाउट हर कैरेक्टर? एक्चुअली शी वैल्यूज हर इंडिपेंडेंस, वो अपनी आजादी की वैल्यू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वली अवॉइड लुकिंग आउट द विंडो ऑन द रिटर्न जर्नी? क्यों बाहर की साइड नहीं देखना चाहती? क्योंकि डेड काउ है ना, वो उसको डराती है, मरी हुई गाय को देख के ना उसको एकदम डर सा लगता है, इसलिए वो बाहर अब विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती वापस लौटते वक्त। इन द फ्रेज ए चिट ऑफ अ गर्ल, व्हाट डज चिट इम्प्लाई? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चाइल्ड, एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द थीम ऑफ इनोसेंस मैनिफेस्ट इन वलीज स्टोरी? थ्रू हर childlike fascination with the bus is the correct answer. What is the significance of Wali's smile at the end of the story? वली की जो स्माइल है उसके बारे में अगर बात करें तो क्या सिग्निफाई करती है? इट रिफ्लेक्ट्स हर सीक्रेट ट्रम्प, ऐसा लगता है उसने मतलब कोई जीत हासिल कर ली हो, वो भी छुप के। What does Wali's observation of the countryside reveal about her character? इसकी अगर बात करें तो इससे पता लगता है उसकी क्यूरियोसिटी का, हर क्यूरियोसिटी एंड वॉन्डर। A is the correct answer. Why does the author emphasize Wali's age of 8? Why? Because क्या बताना चाहते हैं? Because to underscore the impressiveness of her independence is the correct answer. Next question is in the phrase dampening her enthusiasm. What does dampening mean? Dampening का मतलब क्या है? Dampening का मतलब है यहाँ पे suppressing. B is the correct answer. Actually ये phrase है ना dampening her enthusiasm. Dampening means suppressing और reducing भी आप कह सकते हो ना। वली का जो excitement है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। Seeing the dead cow, जब वो गाय को मरी हुई को देखती है, on her return journey makes her feel sad actually. तो suppressing बता सकते हो आप। How does the theme of discovery manifest? Discovery, theme of discovery जो है ना वो manifest क्या करती है वली की स्टोरी के अंदर? तो वली की स्टोरी के अंदर through her exploration via the bus ride. What is the significance of Wali's conversation with her mother at the end? एंड के अंदर वो अपनी माँ से भी बात करती है ना, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है उसकी एबिलिटी टू कीप हर एडवेंचर सीक्रेट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्क हम ले रहे हैं द प्रपोजल। द प्रपोजल का क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज एंटन चिको द राइटर ऑफ दिस वर्क पर्पस इन राइटिंग द प्रपोजल? क्या पर्पस रहा है एंटन चिको का इस वर्क को लिखने का? तो क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर ऑप्शन आपके पास में 4 हैं। अगर आपने इस कहानी को सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया तो आपको तुरंत से स्ट्राइक कर गया होगा कि आंसर जो है सी करेक्ट है। सेटराइज किया जाता है यहाँ पे ऑब्सेशन विद वेल्थ एंड स्टेटस। सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द आर्ग्यूमेंट ओवर ऑक्सन मिडो रिवील अबाउट लेमो एंड नतालिया? द करेक्ट आंसर इज ए देयर स्टबबोर्डनेस एंड प्राइड, उनका जो जिद्दीपन है वो और उनका प्राइड। नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज हाउ डज चुबुकोव्स कैरेक्टर कंट्रीब्यूट टू द प्लेज ह्यूमर? चुबुकोव के कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो उसका जो एक्सेजरेटेड रिएक्शन है ना और इंसल्ट जो है ये यहाँ ह्यूमर पैदा करता है थ्रू हिज एक्सेजरेटेड रिएक्शंस एंड इंसल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the irony in Lomo's proposal to Natalia? The correct answer is B. He proposes despite their mutual dislikes.
Next is, in context, what does palpitations mean when Lomo mention his condition? The correct answer is rapid heartbeat. होता भी मतलब भी यही होता है, rapid heartbeat ही होता है. Why does Chico uses exaggerated inserts like integer and pettifogger? इसका करेक्ट आंसर होगा to emphasizes the play's comedic tone. Next is, what does the debate over the dog, gas and squeezer symbolize? Debate जो होती है उसकी बात की गई है, तो देयर ऑब्सेशन विद ट्रिवियल मैटर, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं ना उनके ऊपर. एक जो हमारी जो ये स्टोरी है, स्टोरी के जो मेल कैरेक्टर है उसका डॉग है, दूसरा जो है फीमेल का है, और उनका आपस में जो झगड़ा है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 86 देखिए. क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाउ डज द थीम ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी मैनिफेस्ट इन द प्ले? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है थ्रू देयर परस्यूट ऑफ ए फाइनेंशियली बेनिफिशियल मैरिज, कि फाइनेंशियली जो है ना वो एकदम मैच्योर होने चाहिए ना. इन द फ्रेज माई फुट्स गोन टू स्लीप, व्हाट डज गोन टू स्लीप मीन्स? गोन टू स्लीप का क्या मतलब है? गोन टू स्लीप का मतलब है बिकम नब. सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज नतालियाज मोटिवेशन फॉर एक्सेप्टिंग लोमोस प्रपोजल? नतालिया का मोटिवेशन क्या था? एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 88 का अगर अपन ऑप्शंस देखते हैं तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हर फियर ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड. ये चीज है, बस इस चीज का उसको डर होता है. नेक्स्ट इज, हाउ डज चिको पोर्ट्रे द थीम ऑफ ह्यूमन फॉली? द करेक्ट आंसर इज सी, थ्रू देयर पिटी एंड एब्सोर्ड क्वार्रल्स. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेज एंडिंग विद कंटिन्यूड आर्ग्यूइंग? क्या सिग्निफिकेंस है कि लगातार बस आर्ग्यू के साथ ही खत्म हो जाता है मतलब ये वाला प्ले. इट रीइंफोर्सेस द कॉमेडिक टोन एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज, व्हाई डज लोमोज नर्वसनेस एड टू द प्लेज ह्यूमर? नर्वसनेस, तो करेक्ट आंसर होगा बी, इट कंट्रास्ट विद हिज सीरियस इंटेंशंस. नेक्स्ट इज, इन कंटेक्स्ट व्हाट डज इम्पुडेंट मीन व्हेन नतालिया यूजेज इट? ये वर्ड यूज करती है नतालिया, वो मतलब एक एब्सर्ड सा वर्ड है ये. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रूड, मतलब रूड एंड बोल्ड. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डज चुबुकोव्स क्विक एग्रीमेंट टू द प्रपोजल रिवील? द करेक्ट आंसर इज 93 का करेक्ट आंसर क्या है? हिज डिजायर फॉर इकोनॉमिक गेन. सी इज द करेक्ट आंसर. Next, how does the theme of miscommunication manifest in the play? Miscommunication through their frequent misunderstandings and arguments. B is the correct answer. Next हमारा क्वेश्चन है, what is the effect of the play's fast-paced dialogue? Fast-paced dialogue जो प्ले के अंदर चलते हैं उसका क्या मतलब होता है कि ये हाइटन्स करते हैं कॉमेडिक काओस जो होता है उसको. ए इज द करेक्ट आंसर, है ना. नेक्स्ट है हमारा, इन कंटेक्स्ट व्हाट डज हाइस्ट्रिक्स मीन व्हेन चुबुको एक्यूज नतालिया ऑफ हैविंग दैम? द करेक्ट आंसर इज अनकंट्रोलेबल इमोशनल आउटबर्स्ट. जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. इस वर्क को हमने यहाँ तक ही कवर किया है, यानी कंप्लीटली इन क्वेश्चंस के साथ में कवर कर लिया हमने. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर वर्क बेकर फ्रॉम गोवा आएगा, कुर्ग आएगा और टी फ्रॉम आसाम आएगा. तो इनके क्वेश्चंस होंगे अब आगे. देखिए, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन ए बेकर फ्रॉम गोवा? द करेक्ट आंसर इज सी, टू प्रिजर्व द नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स. व्हाट डज द बेकर म्यूजिकल एंट्री सिम्बोलाइज इन अ बेकर फ्रॉम गोवा? बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये, आप जरूर पढ़िएगा इसी चैनल के थ्रू. इसी चैनल के ऊपर ही अवेलेबल है. आप बस वर्क का नेम, चैनल का नेम डालिए, आपको मिल जाएगा. बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसे समझिए. करेक्ट आंसर इसका द जॉय एंड एंटिसिपेशन ही ब्रिंग्स. इन कुर्ग हाउ डज द ऑथर पोर्ट्रे द कुर्गी पीपल? कुर्गी पीपल को कैसे पोर्ट्रे किया है? एज हॉस्पिटेबल एंड प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज. What is the significance of the term monastery in the context of Coorg? The correct answer is A. It highlights the Buddhist influence in Coorg. कुर्ग के अंदर. और जाइएगा कभी, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, हमें घूमने के लायक, बहुत शानदार. देखिए आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? इन टी फ्रॉम आसाम व्हाट इज प्रांजोल्स फादर रोल यूज टू इलस्ट्रेट?
टी फ्रॉम आसाम के अंदर जो प्रांजल है उसके फादर के रोल के बारे में बात की गई है। तो वो क्या है, द एक्सपर्टीज दैट एंड लेबर इन टी प्रोडक्शन। In context, what does Verdant mean in describing Kuruk's landscape? It means lush and green. What is the primary theme in tea from Assam? Yes, the correct answer is C, cultural significance of tea. Next is, how does the baker's furnace symbolize tradition in the baker from Goa? Baker's furnace. The correct answer is, it signifies the continuity of Goan culture. अभी भी जो गोवा का जो कल्चर है उसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि गोवा के अंदर बेकर्स कैसे आए वो चीज़ बताई गई है। उसके अंदर बेकिंग का काम होता है वहाँ पे, ये जो पाव वगैरह बनना, ब्रेड बनना, मतलब सारे जो कह सकते हो आपकी इस तरह बेकिंग का जो काम होता है ना, वो गोवा का फेमस है। वहाँ पर किस तरह से स्टार्ट हुआ ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया, बेकर फ्रॉम गोवा से। तो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा वर्क है ये। What does Rajveer's excitement about tea in tea from Assam reveal about his character? राजवीर के एक्साइटमेंट के बारे में बात की गई है। He is curious and eager to learn. जानने की कोशिश करता है उन बागानों को देखकर कि चाय बनती कैसे है। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपकी बेसिक नॉलेज को भी एनहांस करेंगे, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है, जरूर देखिएगा वीडियो। Why does the author describe Kuruk's natural beauty in detail? ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी को, और बहुत शानदार ब्यूटी जो है ना, नेचुरल ब्यूटी जो है यहाँ की अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द रीजन, इन द फ्रेज टाइम ऑनर्ड ब्रेड बैंगल्स, टाइम ऑनर्ड ब्रेड बैंगल्स, व्हाट डज टाइम ऑनर्ड, क्या मतलब है टाइम ऑनर्ड का? यस, द करेक्ट आंसर इज डी, रिस्पेक्टेड ड्यू टू ट्रेडिशन। वट इज़ द टोन ऑफ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया? ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का अगर ओवरऑल हम बात करें टोन क्या है, तो इसकी टोन जो है वो है नॉस्टैल्जिक एंड सेलिब्रेटरी। ये तीनों वर्क्स बहुत छोटे छोटे थे, इनके जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते थे वो सारे हमने यहाँ तक कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, डस्ट ऑफ स्नो को ले लेते हैं, है ना। देखिए, व्हाट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्पस इन डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है डस्ट ऑफ स्नो। एक क्वेश्चन तो ये रहा आपका, ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चंस जो है ना वो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो पर्पस क्या है? टू इलस्ट्रेट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज इन द पोएम? डस्ट ऑफ स्नो क्या सिंबलाइज करती है? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, मोमेंट ऑफ रिन्यूअल, मोमेंट ऑफ रिन्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द क्रो कंट्रीब्यूट टू द पोएम थीम? क्रो का कंट्रीब्यूशन बताना है। इट ट्रिगर्स अ पॉजिटिव चेंज इन मूड, पॉजिटिव चेंज इन मूड। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेमलॉक ट्री? एक हेमलॉक ट्री का भी जिक्र किया गया है, कहते हैं कि नशा सा हो जाता है अगर इसका कोई रस पी लेता है तो ये करेक्ट आंसर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिविटी कंट्रास्टिंग विद द पोएम्स आउटकम। नेक्स्ट इज, इन कंटेक्स्ट व्हाट डज rued mean in the poem? The meaning is regretted. Next is, how does Frost represent? Yeah, you can say that. How does Frost present nature in the poem? Poem के अंदर as a source of subtle transformation. Next is, what is the poem's tone after the dust of snow fall? बाद में, after, ये जरूर ध्यान रखिएगा। Dust of snow falls, after the dust of snow falls, कैसा बताता है? Awful. Next is, what does the phrase saved some part of a day imply? The correct answer is, a portion of the day was redeemed. Next is, how does the theme of simplicity manifest in the poem? The theme of simplicity की अगर बात करें तो correct answer होगा आपका A, through the minimalistic event of snow falling. Why does Frost choose a crow and hemlock? Crow और hemlock वो क्यों चूज किया गया जबकि टिपिकली नेगेटिव सिंबल्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू कंट्रास्ट विद द पोएम्स पॉजिटिव आउटकम। नेक्स्ट इज, व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज द इमेज ऑफ ए क्रो इन डस्ट ऑफ स्नो टू इनिशिएट द पोइट्स मूड चेंज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, टू कंट्रास्ट एन अनलाइकली सोर्स विद ए पॉजिटिव आउटकम। तो इस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो जो है वो यहाँ पे कवर कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, ए टाइगर इन द जू को ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी राइटर का पर्पस ही पूछा गया है मेन, कि इस वर्क को लिखने का राइटर का क्या पर्पस है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें और सामने दिए गए आपके सामने जो ऑप्शंस है अगर उनकी अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ कन्फाइनमेंट हमारे समझ में आ रहा है, टू क्रिटिक द कन्फाइनमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स।
D is the correct answer. What does the tiger pacing in the cage symbolize? Tiger pacing in the cage. It's restless desire for freedom. आज़ादी चाहता है वो, रेस्टलेस, बेचैन है बहुत बुरे तरीके से कि बस आज़ाद कर दो मुझे किसी ना किसी तरीके से ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट द टाइगर्स नेचुरल एंड केज्ड एनवायरनमेंट. एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, केज्ड एनवायरनमेंट है, तो कैसे कंट्रास्ट दिखाता है? बाय इमेजिंग द टाइगर इन द वाइल्ड वर्सेस इट्स करंट स्टेट, है ना, कि जंगल में उसको इमेजिन करता है और वो पिंजरे में बंद है, इस चीज को वो इमेजिन करता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइगर्स क्वाइट रेंज? The correct answer is B. It reflects suppressed anger due to captivity. In context, what does lurking mean in the poem? The correct answer is hiding stealthily. What is the poem's tone toward the tiger's situation? Poem's tone toward the tiger's situation. अगर टाइगर की सिचुएशन की अगर बात की जाए तो पोएम की टोन कैसी है? पोएम की टोन है सिंपैथेटिक. कोई भी पिंजरे के अंदर बंद है, पशु है, पक्षी है, चाहे वो कितना भी वाइल्ड हो, लेकिन उसके ऊपर क्या सिंपैथेटिक ही लगेगा. हाउ डज द थीम ऑफ फ्रीडम मैनिफेस्ट इन द पोएम? थीम ऑफ फ्रीडम को ध्यान रखना, थीम ऑफ फ्रीडम थ्रो द कंट्रास्ट बिटवीन द केज एंड द जंगल, क्योंकि जंगल का बना हुआ है ना, ये तो जंगल में खुला घूमने के लिए बना है ये तो, और इसे पिंजरे में बांध दिया गया है. व्हाट डज द टाइगर्स स्टारिंग एट द स्टार सिंबलाइज? स्टेयर करता है ना वो तारों की तरफ, तो ये चीज क्या सिंबलाइज करती है? ये सिंबलाइज करती है उसकी आशा को, होप फॉर एस्केप. व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स ब्रिलियंट आईज? ब्रिलियंट आईज, चमकती हुई आंखें दिखाई है उसकी. और जब ये वीडियो बनाया है ना तो एक पिक्चर ली है ऐसी, उसकी आईज बहुत चमकीली चमकीली दिखाई है. वो हाईलाइट करती है किस चीज को? उसकी जो फायर स्पिरिट है उसको. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पोएम विविड इमेजरी? विविड इमेजरी की अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर है सी, एनहांस करती है रीडर की एम्पैथी फॉर द टाइगर. अब इस तरीके से हमने इस वाले वर्क को भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो सारे इसमें ले लिए. नेक्स्ट पे चलते हैं, द बाल पोएम. द बाल पोएम के क्वेश्चन उठाते हैं. देखिए बाल पोएम के अंदर पहला क्वेश्चन वही, राइटर का पर्पस क्या है भाई बाल पोएम लिखने का? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को देखते हुए क्या लगता है आपको? यहाँ एक बच्चा है, बॉल खेल रहा है और उसकी बॉल जो है वो कहीं चली गई गली में, मोहल्ले में, इधर उधर. वो तो आप कहानी जो इस वर्क को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से. अगर मैं यही बता दूंगी तो आप नहीं देखेंगे ना, तो अच्छे तरीके से उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो वॉच कर लीजिए. द बॉल पोएम के अंदर एक बॉल का जिक्र किया गया है जिससे कोई बच्चा खेल रहा है, अभी तो खेल रहा है, फिर बाद में वो बॉल जो है वो उससे कहीं दूर चली जाती है. तो अगर हम देखें यहाँ दिए हुए ऑप्शंस को तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये कौन से थीम को एक्सप्लोर करता है? लॉस और ग्रोइंग अप को, लॉस और ग्रोइंग अप को. व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज इन द पोएम? बॉल किस चीज को सिंबलाइज करती है? बहुत अच्छी पोएम है, बहुत सिंबॉलिक पोएम है, बहुत छोटी सी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो जरूर देखना है इसको. इसको देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और भी मजा आएगा और भी अच्छा लगेगा. तो क्या चीज को सिंबलाइज कर रही है? ई रिप्लेसेबल लॉस को. हाउ डज द बॉय रिएक्शन टू लूजिंग द बॉल रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर? Correct answer is A. He is devastated, showing emotional depth. What is the significance of the line? An ultimate shaking grief fixed the boy. बच्चा जो खेल रहा है ना, it highlights his profound emotional loss. क्योंकि बच्चे का तो खिलौना गुम जाए, उसका कितना बड़ा लॉस है वो, है ना. In context, what does epistemology mean in the poem? The correct answer is the study of knowledge and loss. Why does the poet choose not to console the boy? क्यों नहीं कंसोल करना चाहता उस बॉय को वो? Because to show the inevitability of loss. ये चीज उसको सिखाना चाहता है कि लॉस जो है कभी भी किसी का कहीं भी हो सकता है. What is the poem's tone toward the boy's loss? कैसा टोन है? सिंपैथेटिक ही है, दया आती है बच्चे के ऊपर. How does the theme of maturity manifest in the poem? The correct answer is B. Through his acceptance of loss. Next is, what does the phrase balls will be lost always? ये जो फ्रेज है क्या मतलब निकल रहा है इसका? इसका मतलब है परमानेंस है, लॉस इन लाइफ, कि जिंदगी के अंदर लॉस जरूर होता है कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का, हर इंसान के साथ है. वाई डज द पोएट यूज सिंपल लैंग्वेज? क्यों सिंपल लैंग्वेज यूज करी है? तो बहुत आसान सी बात है भाई, टू रिफ्लेक्ट द सिंप्लिसिटी ऑफ चाइल्डहुड, है ना, सिंप्लिसिटी को दिखाना चाहता है. अब अमेंडा को ले लेते हैं अपन, अमेंडा वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जल्दी से. 5-10 क्वेश्चंस अमेंडा के भी हैं यहाँ पे, उससे ये वर्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं अमेंडा को. देखिए
व्हाट इज रोबिन क्लेन पर्पज इन अमेंडा? रोबिन का क्या पर्पज है अमेंडा को लिखने का? तो उनका पर्पज क्या है? टू एक्सप्लोर अ चाइल्ड्स डिजायर फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अमेंडाज डे ड्रीमिंग सिंबलाइज? अमेंडा जो दिन में सपने देखती है ना, इस चीज को सिंबलाइज करते हैं, उसका एस्केप फ्रॉम रियलिटी, मतलब वो वास्तविकता से भागना चाहती है। हाउ डज अमेंडाज कैरेक्टर रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ इंडिविजुअलिटी? द करेक्ट आंसर इज शी रेबल्स थ्रू हर इमेजिनेशन। What is the significance of the parenthetical line in the poem? Parenthetical line जो लिखी जाती है उसका क्या मतलब है इस पोएम में? They depict her parents' instructions. In context, what does language mean in Amanda's fantasy as a mermaid? The correct answer is relaxed and graceful. पानी के अंदर पड़ी रहे बस मरमेड बन के, ऐसा चाहती है वो। Why does Amanda imagine herself as a Rapunzel? एक फैंटेसी वाली जो स्टोरीज होती हैं उसके अंदर एक करेक्टर है ये, क्यों वो ऐसा एज्यूम करती है? टू डिजायर आइसोलेशन, एकांत चाहती है, शांति चाहती है कि बस मैं भी है ना परियों की तरह ना एकदम फ्री आजाद बहुत सारी पावर्स के साथ में रहूं, मुझे कोई ना टोके ना कोई रोके, बस मैं मजे से रहूं। अच्छा, पोएम की टोन क्या है? अगर अमेंडा की अगर बात करें, अमेंडा की टुवर्ड्स अगर बात की जाए तो पोएम की टोन कैसी है? पोएम की टोन है सिंपैथेटिक। नेक्स्ट इज हाउ डज द थीम ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैनिफेस्ट इन द पोएम? कैसे रेस्ट्रिक्शन वाले थीम को कैसे मैनिफेस्ट करता है ये पोएम? थ्रू हर पेरेंट्स कॉन्स्टेंट कमांड्स, कि बच्चों को जैसे इसके अंदर आता भी है कि नेल्स अपने आप जैसे कई बच्चे नहीं होते ऐसे मुंह में लेके नेल्स को ऐसे बाइट करते रहते हैं कि अमेंडा नो नेल्स बाइट नहीं करने, अमेंडा ये नहीं करना, अमेंडा वो नहीं करना, मतलब उसकी मदर उसको बार बार कमांड देती रहती है। और अमेंडा क्या चाहती है? ओहो बस बार बस मुझे रोके टोके नहीं, मतलब मैं आज़ाद जिंदगी जीऊँ, जैसे कि बच्चे यूजुअली करते हैं कि देखो आ ही गया, डोंट बाइट योर नेल्स। व्हाट डज द फ्रेज मीन्स? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दे डिज़ायर टू कंट्रोल हर बिहेवियर, कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा अगर कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसे टोकते हैं ताकि वो गलत आदत उसको ना रहे, वो गलत आदत उसकी छूट जाए। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बार बार टोकने से इरिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डज द पोइट अल्टरनेट बिटवीन अमेंडाज फैंटेसीज एंड हर पेरेंट्स कमांड? व्हाई डज? द करेक्ट आंसर इज to highlight the conflict between freedom and restriction. Freedom Amanda, restriction parents. Clear? How does Amanda's fantasy of being an orphan reflect her character desire? Yes, Amanda की desire है यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब, आप ये वर्क देखना, इसको पढ़ना, इसको समझना अच्छे तरीके से इसी चैनल के ऊपर, जब आपको समझ में आएगा कि अमेंडा क्यों चाहती है ऐसा। अमेंडा क्यों चाहती है? बिकॉज शी लॉन्ग्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि बस मैं पूरे तरीके से आज़ाद हो जाऊँ, मेरे को कोई रोके टोके नहीं। तो 150 क्वेश्चंस का ये जो वीडियो था ये अपना यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। सब्सक्राइबर जो भी हैं अगर ऑल पर सेट नहीं किया कर लीजिए, जो अब सब्सक्राइब करने वाले हैं वो भी ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलता है ना आपके पास में उसका नोटिफिकेशन तभी पहुंच पाता है जब आप इसे ऑल पर सेट करके रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।